नमस्कार। पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज एक तो अच्छी खबर ये समझ लें जिससे थोड़ा सा दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए सांस लेनी चाहिए कि अगले 2 दिन किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। उन्होंने खुद ने ही अपने आप को रोक लिया है, वरना कल वो दिल्ली कूच करने वाले थे और स्थिति बिगड़ सकती थी। सरकार की ओर से बातचीत चल रही है, क्या नतीजा निकलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल 2 दिन के लिए ये सुकून देने वाली खबर है कि किसानों ने दिल्ली कूच अपना स्थगित कर दिया। दूसरी खबर जिस पर हम तफसील से बात करेंगे बाद में, वो उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के समझौते की समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के खड़गे के बीच समझौता हुआ है और अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि 17 सीट कांग्रेस को देगी समाजवादी पार्टी। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जयपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर इसलिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो काफ़ी समय ऑफिस में बिताते हैं, फाइलों को निपटाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नए बने हैं, पहली बार विधायक हैं, पूरे राजस्थान का चक्कर लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी सामने, जाके घूम के लोगों में प्राण फूंक रहे हैं, जीत का मंत्र फूंक रहे हैं, जगह जगह मंदिरों में धोख भी लगा रहे हैं, प्रदेश की जनता को जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता से अपना एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में वो जरूरी होता है क्योंकि पहले कभी वो एमएलए भी नहीं रहे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक रहे महामंत्री के नाते कार्यकर्ताओं को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानते हैं, लेकिन आम जन कैसे उन्हें जाने, कैसे वो आम जन को जाने, इस कोशिश में उनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब मूवमेंट ज़्यादा है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जयपुर पे, क्योंकि आप एयरपोर्ट जाएंगे तो, हेलीपैड पे जाएंगे तो, और जयपुर शहर के समारोह में भी जाएंगे तो पुलिस रस्सी से बिल्कुल रास्ता रोक देती है और वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आधा घंटे तक, खास तौर पर सिविल लाइंस के और 22 गोदाम के इलाके के लोगों में ये प्रॉब्लम है कि वो लंबी गाड़ियों की कतार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। कल की आज अखबार में एक खबर छपी कि एक मरीज तड़पता रहा और वीआईपी मूवमेंट के कारण एम्बुलेंस नहीं जा सकी। आज इन हालात को देखकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी तरफ से आदेश जारी किया, डीजीपी को कहा कि मेरे लिए रूट लाइनिंग करना बंद करें, वीआईपी मूवमेंट ना समझा जाए, मैं आम आदमी का प्रतिनिधि हूं, आम आदमी का चीफ मिनिस्टर हूं, मेरी वजह से कोई ट्रैफिक ना रुके, मेरी वजह से किसी के रास्ते में कोई रुकावट बाधा न स्थापित हो। और वो आम आदमी की तरह ही अब मूवमेंट करना चाहते हैं जयपुर में कम से कम। बाहर तो इस बात को कितना फॉलो किया जाएगा मैं नहीं जानता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या गांव में, कस्बों में जाते हैं, वहाँ पे कई बातों की वजह से ज़रूरत होती है ऐसे रूट लाइनिंग की। पर राजधानी में मूवमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि राजधानी के बाहर जाओ तो भी राजधानी में से होकर निकलना पड़ता है, तो इसलिए उस मूवमेंट की वजह से सेक्रेटरीट जाने आने वाले लोग उस समय अटक जाते हैं। आपको तो एयरपोर्ट जाना है और उनको सिटी वाले नौकरी पर जाना है। तो ये जो सिविल लाइंस का इलाका है कि ओटीएस के आसपास का इलाका है कि आपके सचिवालय आने जाने का मूवमेंट होता है, इस सबको वीआईपी मूवमेंट बताने से मना कर दिया है भजनलाल शर्मा ने और कहा है डीजीपी से कि मैं आम आदमी की तरह मूवमेंट करूंगा राजस्थान में, खास तौर पर जयपुर में तो करेंगे ही, और लाल बत्ती पर भी मुख्यमंत्री का कारवां रुकेगा। ये नहीं कि लाल बत्ती है तो उसको रोक के पीली बत्ती कर दी जाए, हर बार ऐसे करने वाली मूवमेंट है, रुकेंगे नहीं उस रास्ते पर, ऐसा नहीं होगा। लाल बत्ती है तो सबके लिए लाल बत्ती है, मुख्यमंत्री के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। अच्छी बात है, ये कितना फॉलो हो पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे संदेह है थोड़ा, प्रैक्टिकल कारणों से भी ऐसा होता है कि वो इनको फॉलो नहीं किया जा सकता कई बार, और कई बार अति उत्साह में लोग ऐसा कर देते हैं। तो इस फैसले को क्रियान्वित होते देखकर हम निर्णय ले पाएंगे कि कितना वो आम आदमी के नज़दीक है फैसला और मुख्यमंत्री का आदेश। चलिए
अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं, यमुना जल समझौते की तरफ। आज दिल्ली में एक बैठक हुई और नोएडा में बैठक हुई और यमुना भवन का आज वहाँ पर उद्घाटन हुआ। यमुना भवन के उद्घाटन के बाद आज जो यमुना जल समझौते को लेकर इस बात पर चर्चा हुई है कि ताजेवाला हेड से कितना पानी मिले राजस्थान को, यमुना का प्रवाह सतत बना रहे, इतना पानी भी नहीं कि उसका लेवल गिर जाए, ये भी देखना जरूरी है। और ये भी देखना जरूरी है कि राजस्थान को उसका हक भी मिले, लोगों के कंठ की प्यास भी बुझे, ज़मीन की प्यास भी बुझे। तो चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं आप, मौजूद थे सुधांशु पंत, और उधर दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली के मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सब मौजूद थे। आज पहली बैठक हुई है। 4 महीने में ताजेवाला हेड की डीपीआर बनाने के लिए कह दिया गया है। पुरानी डीपीआर अब ऑब्सोलीट हो गई है, वो कालातीत हो गई है, समय निकल गया है। नई डीपीआर बनेगी 4 महीने में, उस पर दोनों राज्यों की सहमति ली जाएगी, हरियाणा की और राजस्थान की। हालांकि तब तक लोकसभा का चुनाव हो चुका होगा, पर जो फैसला है वो फैसला है। और इस डीपीआर को किस तरह आगे लागू किया जाता है, नई सरकार के आने पर पता लगेगा। लेकिन राजस्थान को यमुना से पानी मिलना, ताजेवाला हेड से, यमुना से पानी मिल रहा था भरतपुर में कुछ हिस्सों में, ताजेवाला हेड से मिलना अब सुनिश्चित होगा। ये एक बड़ी बात है। ये सुनते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा आज की बैठक के बाद। बैठकों के साथ ही विभिन्न स्टेक होल्डर स्टेट्स के बीच में जो लंबित विषय हैं उन सब पर चर्चा होती है, उनका निस्तारण भी होता है, उन पर काम भी होता है, उन पर आगे प्रगति भी होती है। अपर यमुना रिवर कमेटी इस दृष्टिकोण से बनाई गई थी कि जो टेक्निकल लोगों की मीटिंग में जो रिजॉल्व नहीं हो सके, ऐसे इश्यूज़ को ऊपर जो है गवर्नमेंट लेवल पर, चीफ मिनिस्टर्स लेवल पर उस पर हो सके। लेकिन सौभाग्य से क्योंकि इस तरह के कोई लंबित मुद्दे नहीं थे, इसलिए इस मीटिंग के आयोजन में इस तरह का अंतराल हुआ। लेकिन फिर भी हम नियमित रूप से बैठ करके और अधिक बेहतर तरीके से अपने जल संसाधनों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, इस पर विचार आज हमने किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी स्टेक होल्डर स्टेट्स के अधिकारी और मंत्री उपस्थित आए, वर्चुअली और फिजिकली, सबने समय निकाला, हमने हेल्दी डिस्कशन किया। आज मुख्यमंत्री भजन लाल बाड़मेर के दौरे पर रहे। बाड़मेर में वो कई मंदिरों में भी गए, जनता से भी मिले और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एक ही बात जोर देके कही कि जो गिरफ्तारी नेपाल के बॉर्डर पर हुई है और जो गिरफ्तारियां होनी हैं पेपर लीक के मामले में, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हर हाल में हर गुनाहगार को सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये बात उन्होंने आज कही और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बेरोजगारों के साथ कोई इस तरह का अन्याय नहीं होगा। पेपर लीक के मामले में किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त वो बाड़मेर में हैं। बाड़मेर में थे दिन में, अभी तो नहीं है, लेकिन ये इनको तलवार भेंट की जा रही है। ओंकार सिंह लखावत भी उनके साथ हैं, जो एक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, धरोहर प्राधिकरण के। शायद धनुष है, तलवार है जी, जो भी है, तलवार दिख रही है मुझे तो ये अच्छा उनका एक मूवमेंट आज रहा बाड़मेर का। उन्होंने जनता से बातचीत की और वहाँ से लौट करके फिर वापस उन्होंने अपने राजकाज को संभाला है। कल अमित शाह जिस तरह के दौरे पर थे और जिस तरह की सख्ती के साथ उन्होंने बीकानेर में सभा ली, चुनाव प्रबंधन समिति की, और 3 मंत्रियों को खड़ा करके बाकायदा पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ तक प्रबंधन की जानकारी लेने की कोशिश की और जिस तरह सख्त अनुशासन का संदेश दिया, वो आज दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में तो चर्चा का विषय था ही कि आलाकमान कितना सतर्क है। 25 में 25 सीटें 2 बार जीत चुके, फिर भी सतर्क है। बहुमत है, सरकार है, फिर भी सतर्क है। और शायद सतर्कता में योगदान सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की पराजय का भी है। लेकिन आलाकमान की सतर्कता को, सक्रियता को
बीजेपी के कार्यकर्ता तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता देख रहे हैं अपने नेताओं की तरफ कि हम कहाँ जाएं, किसकी तरफ देखें, कौन हमारा नेता है, क्या कोई चुनाव की तैयारी हमारी करवाएगा, नहीं करवाएगा, या वॉक ओवर हो जाएगा, 25 प्रत्याशी चुने कैसे जाएंगे, हैं भी कि नहीं 25 लड़ने लायक। ऐसे सवाल सियासत के गलियारे में उठ रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। कांग्रेस का नेता कौन? अशोक गहलोत की सचिन पायलट या डोटासरा। जब इतना बड़ा झटका लगा है महेंद्रजीत सिंह मालवीय का, और लोग मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 2 मंत्री रहे हुए व्यक्ति लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव का तो लोग मान ही रहे हैं कम से कम। और मैंने आपसे जिक्र किया रिछपाल मिर्धा भी जा सकते हैं, विजयपाल मिर्धा भी जा सकते हैं। तो इन हालात में कांग्रेस से होने वाला पलायन रोकने की कोई कोशिश हो रही है, नहीं हो रही है? कांग्रेस चुनौती को स्वीकार कर पाएगी बीजेपी की या नहीं कर पाएगी 25 सीटों पर? हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस कोई रसूख रखेगी, नहीं रखेगी? जाट और किसान वोट के बंटवारे को रोकने की कोई कोशिश करेगी या नहीं करेगी? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए कांग्रेस की चुनाव तैयारी राजस्थान के लिहाज से कहीं भी रेखांकित नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए आज एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आई, जहां अखिलेश यादव बिल्कुल अड़े हुए थे 11 सीट देने पर, वहां उन्होंने आज 17 सीट पर समझौता कर दिया। और अविनाश पांडे प्रभारी महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझौता अनाउंस किया और दोनों एक साथ हुए। समाजवादी पार्टी से समझौता होना कांग्रेस के लिए जीवन दान की तरह है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ था। कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा और वीपी सिंह भी वहाँ से मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और बहुत सारे मुख्यमंत्री वहाँ पर, चंद्रभानु गुप्ता, बहुत सारे लोग। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की दुकान इसलिए लूटी कि सबसे पहले तो मायावती ने दलित वोट खिसकाया, मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी का वोट खिसकाया, यादवों का वोट। तो ब्राह्मण भी वहाँ कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जय श्री राम आते ही, कार सेवा आते ही ब्राह्मण बीजेपी की तरफ चले गए और मुस्लिम वोट बट गया कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच। इन कर्तव्य मूठ, और मायावती ने 100 मुसलमान खड़े कर दिए एक जगह एक बार चुनाव में। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा और कांग्रेस के कोर वोटर बिखर गए, चले गए। मायावती के साथ एससी चले गए, ओबीसी चले गए, मुलायम सिंह यादव के साथ। ऐसे कांग्रेस वहां बिखरी और लीडरशिप में भी कोई मजबूत नेता वहां कांग्रेस के पास नहीं था। अलबत्ता रायबरेली जीतते रहे, अमेठी भी जीते, फिर हारे। अब सबसे बड़ा फर्क जो पड़ने वाला है वो ये, नंबर 1, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों का बंटवारा नहीं होगा। एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे वोट नहीं काटेंगे। ये बड़ा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी बात। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां मुस्लिम वोट बटेगा नहीं, और जहां मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है वहां भी नहीं बटेगा। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुकेगा, यादव वोटों का बंटवारा रुकेगा। ये 2 बड़ी घटनाएं हैं। और जब ये मजबूत स्थिति देखेंगे, मायावती कुछ कमजोर होती नजर आ रही हैं, तो शायद एससी का वोटर भी उनकी तरफ लौट आए। उनको नुकसान हो गया जयंत चौधरी के जाने का, जो बीजेपी की तरफ चले गए। वो बने रहते, जाट वोटों का रुझान भी उनकी तरफ हो सकता था। तो आज के इस समझौते ने, अविनाश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे आज, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संजीवनी दी है, ऐसा मेरा मानना है। अखिलेश यादव तो फिर भी कुछ सीटें जीतते ही जीतते। हालांकि राम मंदिर की लहर में पूरा भगवा हुआ पड़ा है उत्तर प्रदेश, लेकिन वहाँ पर जातिवाद भी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भूमिहार, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, दलित, इस तरह वोट पड़ते हैं। तो वहाँ राम मंदिर कितना प्रिवेल करेगा लोगों के दिमाग में, और किन लोगों के दिमाग में करेगा, और जो कोर वोटर है कांग्रेस का और सपा का और मुस्लिम वोटर है, उसके डिवीजन को रोक करके ये दोनों पार्टियां क्या चुनौती खड़ी कर पाती हैं बीजेपी की राम मंदिर की लहर के सामने, ये देखने वाली बात होगी। इसको मैं मानता हूं कि इसके बाद अगर पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी इसी राह पर चलकर समझौता कर लेगी, अगर कर लेगी, मैं नहीं कह रहा कर लेगी,
अगर कर लेगी और कांग्रेस जितनी सीटें दे रही है उस पर सब्र करने को तैयार हो जाएगी, तो कांग्रेस के लिए एक संभावना दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। वरना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज के सामने और कैप्टन अमरिंदर सिंह के चले जाने के बाद कांग्रेस को वहाँ पर खड़े रहने में बहुत दिक्कत आई और डिवीजन ऑफ वोट बीजेपी के या अकाली वोट के खिलाफ जो वोट है उसका बंटवारा अकालियों को पुनर्जीवन देगा। बीजेपी के साथ अगर वो मिल गए तो बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। ममता बनर्जी के साथ मैंने, आपको याद होगा 4 महीने पहले जब बम्बई में बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, मैंने कहा था कि इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अलायंस की होगी ममता बनर्जी के इलाके में और जम्मू कश्मीर में, और फिर पंजाब का भी नाम लिया था कि यहाँ ये अलायंस रह पाता है नहीं रह पाता। जम्मू कश्मीर में नहीं रह पाया, फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैंने तब भी कहा था महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला एक साथ नहीं चल सकते। तब मैंने भी ये कहा था CPM CPI, ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ नहीं चल सकती। वो दोनों जगह मेरी बात एकदम खरी उतरी। पंजाब का आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का समझौता अभी अवेटेड है, क्या होता है, लेकिन चुनौती वहाँ भी इस समझौते को है, इस इंडिया अलायंस को है। और बिहार में चूंकि जो इसके सूत्रधार थे विपक्षी एकता के, वही बीजेपी में चले गए, तो अब वो वोटों की, सीटों की किलकिल अब कांग्रेस और लालू यादव के बीच में होना बहुत मुश्किल है। दोनों ही सताए हुए हैं, दोनों ही डरे हुए हैं, दोनों ही प्रतिपक्ष में हैं और नीतीश चूंकि सत्तारूढ़ होते हुए बीजेपी के साथ चले गए, इसलिए वहाँ बंटवारा होगा। यहाँ तो आपसी समझबूझ से मैं समझता हूँ बिहार में दोनों पार्टियाँ जो दोनों प्रतिपक्ष में हैं, दोनों के अस्तित्व का सवाल है, दोनों के राजनीतिक वजूद को चुनौती मिली हुई है बड़ी ज़बरदस्त, इसलिए शायद वहाँ समझौता दोनों पार्टी में हो जाए। तो ये राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा इसलिए की कि चुनाव लोकसभा का होना है। हालांकि राजस्थान में कोई पार्टी नहीं है कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर सके। हनुमान बेनीवाल भी मात्र 1 विधानसभा सीट जीत पाए हैं, जबकि 1 लोकसभा सीट पर वो पहले काबिज थे बीजेपी के साथ अलायंस करके। अब कांग्रेस उनके साथ कोई अलायंस करेगी, बीजेपी तो कतई नहीं करेगी। ये देखने वाली बात होगी। 1 सीट विधानसभा सीट जीतने वाले हनुमान बेनीवाल को कोई तवज्जो कांग्रेस देती है नहीं देती है, किसान वोटों की खातिर, जाट वोटों की खातिर, आने वाला वक्त बताएगा। पेनल्टी कॉर्नर में हम राज्य की राजनीति के साथ साथ जितनी भी संभव होगी चर्चा करते रहेंगे और देश की बात भी आपके सामने कभी कभी रखेंगे। ऐसी बातें जिससे राजनीतिक माहौल बदलेगा, कांग्रेस की परिस्थिति बदलेगी या विपक्ष वर्सेस बीजेपी समीकरण कुछ बदलते जाएंगे, तो उनकी मैं चर्चा आपसे जरूर करूंगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।